हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 6 को जो आर्टिकल आए हुए हैं वो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों के हैं। हालांकि आज बहुत सारे आर्टिकल आए थे, कुछ आर्टिकल हम लोगों ने कल के लिए रख दिए हैं, कल और परसों में कवर कर लिए जाएंगे। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस का है, इंडिया वर्सेस भारत डिबेट का है। आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंडिया वर्सेस भारत डिबेट, ये पॉलिटिकल एजेंडा वाली चीज़ें हैं, आप इससे दूर रहें। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इंडिया का नाम कैसे पड़ा, भारत का नाम कहाँ से आया, वो आर्टिकल हम लोगों ने कवर किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स। उसके बाद जो है हम लोग कवर करेंगे टाइम टू डिसाइड और डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल। टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द नेशंस नेम फ्रॉम ऋग्वेदा टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल आपके लिए इंडियन एक्सप्रेस में आया है और जनरल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको किसी के सामने हीरो बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको ऐसे वगैरह में ये सारी चीज़ें काम आ सकती है। मेंस के आंसर में ये सब नॉलेज काम आ सकता है। प्रीलिम्स में आएगा क्या, बहुत कम चांसेस हैं, ना के बराबर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देश का जो नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, वो कैसे पड़ा, क्या उसका रूट्स हैं, कहाँ से शुरुआत हुई उस नाम की, सारी जानकारी अब सबको होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आर्टिकल। बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी रिसेंटली इंडिया का नाम भारत रखना चाहिए ऐसी डिबेट चल रही है। ये डिबेट एकदम ही वेस्टफुल, फालतू और आपके लिए बिल्कुल काम की नहीं है। इस डिबेट में आप लोग मत पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंस नहीं है इस डिबेट का। पहली बात तो ये डिबेट ही गलत है। इंडिया का नाम भारत क्यों रखा जाएगा? इंडिया का नाम ऑलरेडी भारत है। अगर आर्टिकल 1 की बात की जाए, क्या है आर्टिकल? इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब भाई इंडिया तो वैसे ही भारत है, भारत सरकार हर जगह लिखा रहता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह हिंदी के सारे डॉक्यूमेंट में भारत सरकार, पासपोर्ट देखो उसमें भारत गणराज्य लिखा रहता है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर नहीं लिखा है। अब इवन प्रियम्बल की बात करें तो हम भारत के लोग, भारत का संविधान, सारी जगह भारत ही भारत है। तो ये बोलना कि इंडिया का नाम भारत कर देना चाहिए, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इंडिया का नाम रिप्लेस कर देना नहीं होगा, इंडिया का नाम हटा देना पूरे बुक्स से, नाम और निशान मिटा देना, ये डिबेट होनी चाहिए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये भी डिबेट हमारे लिए नहीं है, ये तो मैं जनरल बता रहा हूँ कि जो डिबेट हुई है वो पहले तो गलत चीज़ों पे हो रही है, सोशल मीडिया में प्रोपोगंडा चल रहा है। ये सब इलेक्शन के टाइम पोलराइजेशन करने के लिए हो रहा है और कोई भी रीज़न नहीं है। ये सेशन पूरा 18 से 22 वाला, इसमें फालतू की चीज़ें ज़्यादा होने वाली है जो चुनावी एजेंडा वाली है ना। आपके लिए उतनी रेलेवेंट नहीं होगी ये सब डिबेट। ऐसा नहीं यूपीएससी पूछेगा मेरे हिसाब से। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते, लेकिन मेरे हिसाब से चांसेस बहुत मिनिमल हैं। ये पॉलिटिक्स से जो है क्या है, इन्फ्लुएंस डिबेट है, इसलिए इसमें आप मत पढ़िए। अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। तो क्या रूट्स हैं भारत के नाम के? भारत के नाम के रूट्स शुरुआत करेंगे तो ऋग्वेदा में आपको सबसे पहले भारत एक ट्राइब थी, उसका नाम जो है दिखता है, उसका नाम हमें मिलता है। उसके एक किंग है सुदास। उन्होंने बैटल ऑफ 10 किंग्स एक बैटल लड़ी थी जिसको भारत ट्राइब ने जीता था और उसके बाद उस एरिया को भारतवर्ष कहा गया था। ठीक है, तो भारत कहाँ से आया? यहाँ से आया, भारत ट्राइब से। ठीक, उसके बाद अगर भारतवर्ष का जोग्राफिकल एंटिटी कहाँ से ट्रेस बैक कर सकते हैं, हम पुराण लिटरेचर में देख सकते हैं और महाभारत में भी आपको मिल ही जाएगा, जो कि 3rd सेंचुरी BC और 4th सेंचुरी AD के बीच में कंपाइल हुई थी। उसके बाद अगर विष्णु पुराण की बात करें तो उसमें क्लियरली कहा गया है कि कंट्री दैट इज़ नॉर्थ ऑफ ओशियन एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन इज़ कॉल्ड भारत। जो भी साउथ का जो ओशियन है उससे ऊपर वाला जो पोर्शन और हिमालय से जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या कहा गया है? भारता कहा गया है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो डेटेड है 2 सेंचुरी BC से 1 सेंचुरी AD तक, उसमें भी क्या कहा गया है कि जैन किंग खारावेला ने एक एक्सपेडिशन भेजा था टू कॉन्कर भारतवर्षा। इसका मतलब भारतवर्षा हमारा एंशियंट टाइम में जो है एक से चला आ रहा है, जो रीजन है उसे भारत कहा जाता है, भारतवर्षा कहा जाता है। ठीक है, अगर नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कॉमनली चेंजेबली जो है इंडिया का नाम भारत और भारत का नाम हिंदुस्तान यूज़ किया है। सोशल साइंटिस्ट है कैथरीन क्लेमेंटाइन की बात करें तो उन्होंने भारत को जो है
एक रिलीजियस सेंस में कहा है कि भारत एक रिलीजियस एंटिटी है, सोशल कल्चरल एंटिटी है, ना कि कोई जोग्राफिकल एंटिटी है। उसमें कहा गया है कि जहाँ पर ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसे भारत कहा गया है, जहाँ पर ब्राह्मणिज्म था उस रीजन को भारतवर्ष या भारत कहा गया है। समझ में आया क्या? अब बात करते हैं हिंदुस्तान और इंडिया की। तो हिंदुस्तान और इंडिया का नाम कैसे आया? हिंदू जो है बेसिकली नाम सिंधु से पड़ा, ठीक है, जो पर्शियन उस समय है ना, जो ईरान में डायनेस्टी थी, ठीक है, आर्केमेनिड डायनेस्टी, आर्केमेनिड पर्शियंस थे, वो इंडिया में कॉन्क्वेस्ट करने आए थे 6th सेंचुरी में, जब बुद्धा का बेसिकली बुद्धा का टाइम था। उस समय इंडिया में करा था इन लोगों ने, कॉन्क्वेस्ट किया था। तो जो सिंध रीजन था, जो हिंद रीजन था, बेसिकली जो सिंध रीजन था उसे हिंद कहा गया। इन लोगों ने उसे हिंद कहा, तो वहाँ से हिंदू बना और वहीं से हिंदुस्तान बना, ठीक है। उसमें तान जो है बाद में क्या लगाया गया, सफिक्स लगाया गया, कब? क्रिश्चियन एरा 1st AD के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से हिंदुस्तान बना। उसके बाद ग्रीक्स ने भी जो है आर्केमेनिड्स जो ईरान पर्शियन थे उनसे सुन कर के कि ये हिंदूज या फिर हिंद रीजन कुछ है, उन्होंने अपने जो लैंग्वेज है उसमें उसे ट्रांसलिटरेट किया, मतलब प्रोसेस किया, तो हिंदूस या हिंद रीजन क्या बना? इंडस बना। और जो हमारे एलेक्जेंडर थे मैसिडोनिया जो किंग है ना, जो सिकंदर हम बोलते हैं, जो जीता वही सिकंदर, तो एलेक्जेंडर जो थे उन्होंने इंडिया को 3rd सेंचुरी BC में इन्वेट किया था। जो इंडस रीजन है ना, उसके बाद के इंडस के जो बियॉन्ड वाला रीजन था उसको इंडिया कहा गया। समझ में आया क्या? किसने कहा ये? हमारे जो ग्रीक्स थे उन्होंने इंडिया नाम दिया। अगर मिडीवल की बात करें तो मिडीवल में हिंदुस्तान का दिल्ली सल्तनत में यूज़ किया गया और जितना भी इंडो गैंगेटिक प्लेन था उसको हिंदुस्तान कहा गया। अगर आप ब्रिटिशर्स की बात करें तो उन लोगों ने ज़्यादातर इंडिया नाम ही यूज़ किया है। बस यही हिस्ट्री है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, इस टॉपिक में भी नहीं फंसना है, इस डिबेट में भी नहीं फंसना है। पूरा आज इंडियन एक्सप्रेस सिर्फ इसी से आया है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है टाइम टू डिसाइड। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS 3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। GS 3 के पर्सपेक्टिव मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके अलावा GS 1 से भी रिलेटेड है, क्योंकि अर्बनाइजेशन का जो हैज़ार्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी को लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। क्यों आर्टिकल आया है उस पर बात करते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल। बेसिकली ये आर्टिकल जो डिबेट है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट उसके ऊपर वापस आया है। ये डिबेट दोबारा छिड़ गई है। रिसेंटली हमने देखा कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ जो फ्लड आए, जो लैंडस्लाइड हुई, उससे लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। काफ़ी लोगों की जान चली गई है, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। जितना भी डेवलपमेंट किया था वो सारा डेवलपमेंट रिवर्स हो गया है। अब दोबारा से आपको शुरू करना पड़ेगा। तो वापस ये डिबेट चालू हो गई है कि डेवलपमेंट करना चाहिए या एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। बेसिकली इसका सॉल्यूशन लोगों ने पहले ही दे चुके हैं कि डेवलपमेंट तो होना ही होना है, लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल होने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि आप मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूज़ करें, लेकिन उतने ही रिसोर्स को यूज़ करें कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन ना हो, एनवायरनमेंट का डिप्लीशन ना हो। तो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर डेवलपमेंट किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसकी रीजनरेटिव जो कैपेसिटी है अगर वो ख़त्म हो जा रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस डेवलपमेंट का, क्योंकि लॉन्ग रन में वो डेवलपमेंट फ़ायदे का नहीं रहेगा। जैसे कि आपने अभी हिमाचल प्रदेश में देखा कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब लॉस हो गई, लैंडस्लाइड के कारण सारा बह गया, जो ब्रिज बने थे, जो रोड्स बनी थी, सब टूट गई। तो जितना भी डेवलपमेंट था वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि वो डेवलपमेंट बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं था। तो यही हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल शुरू करते हैं। क्या है आर्टिकल? लास्ट मंथ अगर बात करें तो जो हमारे CJI हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही थी। उस कमेटी में क्या कहा था कि ये कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने की ज़रूरत है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालय रीजन। तो ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूरा प्रिपेयर करेंगे मेंस का। ये आपको एनवायरनमेंट की जो 12th की NCERT है उसमें अलग से दिया हुआ है ये टॉपिक, तो इसको स्टैटिक जो है आपको प्रिपेयर करना है। अभी तक के UPSC में ये कॉन्सेप्ट आया नहीं है, तो ये आने के चांसेस हैं 2024 में प्रीलिम्स में।
ये एनसीईआरटी से पढ़ेंगे आप। जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के 5 चैप्टर हैं। उसमें से जो सेकंड चैप्टर है पॉपुलेशन बायोटिक कम्युनिटीज़ एंड सक्सेशन, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये जो चैप्टर है चैप्टर 17 है बेसिकली। ये चैप्टर 17 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैरिंग कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज़ अच्छे से कवर करके जाइएगा। आपको प्री में ये दिखाई दे सकता है 2024 में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा है हमारे जो DY चंद्रचूड़ जी हैं, जो CJI है, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने की ज़रूरत है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालय रीजन। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी है क्या, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी एक कॉन्सेप्ट है, बेसिकली पॉपुलेशन बायोलॉजी से डिराइव हुआ है, और ये हमें क्या बताता है, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द स्पीशीज दैट कैन थ्राइव सस्टेनेबली इन डिफाइंड इकोसिस्टम। तो बेसिकली ये बताता है कि जो क्वांटिटी ऑफ स्पीशीज़ है ना, स्पीशीज़ मतलब एनिमल, प्लांट्स और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन, ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे थ्राइव कर सकते हैं, तो कितने इंसान यहाँ पर थ्राइव कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं शादी का। मान लीजिए आपके यहाँ शादी है और आपने 1000 लोगों का खाना रखा और आपने काट दिया 500। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कल्चर है, अगर एक जन कार्ड में जा रहा है तो 101 रुपये बराबर देंगे हम लोग, और 5 लोग एक एक घर से निकल के आएंगे। तो 5 के हिसाब से टोटल अगर मान लीजिए जाए तो 2500 लोग आ गए उस शादी में। अब हमने खाना कितने लोगों के लिए बनाया था, खाना और पानी का जो प्रबंध था वो केवल 1000 लोगों के लिए था, लेकिन आ कितने गए, 2500 लोग। तो हमारी कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 1000 लोगों को फीड करने की थी, लेकिन 2500 आ गए। अब क्या हो जाएगा, कियोस मच जाएगा पूरे हॉल में, लोग खाने के लिए लड़ेंगे। एक थाली में देखोगे तो बहुत खाना है, कुछ लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा, सबको निराश होकर घर जाना पड़ेगा। तो कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली क्या बताता है, आप कितने लोगों को पर्टिकुलर इकोसिस्टम में वो थ्राइव कर सकते हैं। बेसिकली उनको फीड किया जा सकता है, वो अपना पूरा जीवन जो है वहाँ व्यतीत कर सकते हैं। खाने की उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी की उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारे कैरिंग कैपेसिटी होती है पर्टिकुलर इकोसिस्टम की। अगर आप बात करें तो गंगा की कैरिंग कैपेसिटी आपको लगता है कि कम होगी या ज़्यादा होगी हिमालय रीजन से, है ना। ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि गंगा में रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पानी की रिसोर्सेज हैं, प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर किया जा सकता है, फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। यूपी में हाईएस्ट फूड प्रोडक्शन वाला स्टेट है ना, नंबर 1 पे यूपी है। तो बेसिकली ये गंगा के किनारे पे है, प्लेन एरिया है, तो यहाँ जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो कहीं ज़्यादा होगी। और पॉपुलेशन भी देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 20 करोड़ पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट यूपी की। वो किस लिए है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। अब आपको क्या लगता है, हिमालय में ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी कम है, कारण क्या है, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता ना वहाँ। पानी की है, पानी का सोर्स है, लेकिन वहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, पानी का यूटिलाइजेशन नहीं, तो फूड प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो वहाँ ज़्यादा लोग बस सकते हैं क्या, नहीं बस सकते। और अगर मान लीजिए वहाँ ज़्यादा लोग जाने लगे और बसने लगे, तो फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, उसी जगह पे पहाड़ों पे एग्रीकल्चर लैंड बनाने की कोशिश करेंगे, प्लेन एरिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और पेड़ काटेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ पर लैंडस्लाइड होगा। तो फिर आप बोलोगे कि ये तो किसका, नेचर का, बेसिकली नेचर के कारण हो रहा है। लेकिन ये किसने किया है, अपन ने ही किया है, क्योंकि हमने वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जो है लोगों को बसाने की कोशिश की है। उस इकोसिस्टम में उससे ज़्यादा लोग नहीं थ्राइव कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं लोग फ्लोरिश कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसी कमेटी के बाद सेंटर ने प्रपोज किया है 13 मेंबर की एक टेक्निकल कमेटी को बनाने के लिए। वो क्या चेक करेगी, वो यही चेक करेगी कि कैरिंग कैपेसिटी जितने भी स्टेट हैं हिमालय के, ठीक है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। ये पहली बार हो रहा है क्या, नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट ने 2020 में भी जो है एक प्रपोज़ल दिया था, जिसमें कहा था कि 13 जो हिमालय स्टेट हैं, वो सारे हिमालय स्टेट क्या करेंगे, अपने जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जारी करेंगे, और देखेंगे कि हर हिमालय रीजन में कौन कौन से स्टेट हैं, वहाँ कितनी कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। मान लीजिए अभी रिसेंट एक और आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इसी पे। मान लीजिए कि अगर हिल स्टेशन है हिमालय, और वहाँ टूरिज़्म की कैरिंग कैपेसिटी 7000 लोगों की है पर डे की, ठीक है, और 7000 लोगों की पर डे की है, और अभी 5000 लोग जो है जा रहे हैं,
है ना, ट्रैवल कर रहे हैं पर डे, मतलब 7,000 टूरिस्ट वहाँ रह सकते हैं सस्टेनेबली, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये कैरिंग कैपेसिटी 7 की है तो वहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ 7,000 की कैरिंग कैपेसिटी और 9,000 अभी लोग जा रहे हैं, और उसके लिए अगर गवर्नमेंट रोड चौड़ी करने लगे, जैसे 4 धाम प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो क्या होगा, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन होगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट कैरिंग कैपेसिटी का हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत पोषणीय विकास। डेवलपमेंट इतना यूज़ करो, मतलब डेवलपमेंट ऐसा करो, रिसोर्सेज जो अर्थ के हैं उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आने वाली जनरेशन भी जो है उनको दिक्कत ना जाए, है ना। सारा ऑक्सीजन अभी यूज़ कर लोगे, सारा वाटर रिसोर्सेज अभी यूज़ कर लोगे, तो आने वाली जनरेशन को इन सब चीज़ों की दिक्कत जाएगी और फिर वो थ्राइव नहीं कर पाएगी, और जो अर्थ में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका जो है एक्सटेंशन हो जाएगा धीरे धीरे करके। समझ में आया क्या। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें ज़रूरत है। तो यही चीज़ बेसिकली इसमें कही गई है आर्टिकल में। एक और जो है चीज़ अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में भी एक कमेटी बनाई थी जब फ्लड आए थे, कहाँ पर, उत्तराखंड में, बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड्स थे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई और बोला कि जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट हैं उसको जो है चेक किया जाए, इवेल्युएट किया जाए। तो वहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट बनना कम तो हो गए, लेकिन रोड वाइडनिंग के ऊपर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और रोड जो है वाइडनिंग हो रही है, जिसके कारण रिसेंटली 4 धाम प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके कारण अभी जो रिसेंट है हुआ है, हैवॉक हुआ है, जितना हॉरिबल जो है सिचुएशन हुई है, जितना डिवास्टेशन फ्लड से नुकसान हुआ है, वो सब सारी चीज़ों के कारण क्या कारण है, जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो। अगर आप बात करें क्लियरली, अगर बात करें तो जो कैरिंग कैपेसिटी हिमालय की, वहाँ आप वैसा डेवलपमेंट नहीं कर सकते जैसा कि आप प्लेन एरिया में करते हैं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है हिमालय में, ठीक है। और यही कैरिंग कैपेसिटी अगर आप प्लेन एरिया में जाएंगे तो कहीं ज़्यादा होगी, तो आप सेम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। कॉस्ट को हाई हो जाएगी तब तो लोग, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इतना नहीं कर सकती, सेंटर को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन हमें डेवलपमेंट अगर करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा। यही बेसिकली आर्टिकल है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस मेंस में जो है आपके लिए पूछा जा सकता है। हाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ वाइटल वाइल प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रीजन। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरिंग कैपेसिटी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत वाइटल है फॉर प्लानिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रीजन। कैसे है, जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना, है ना, स्पेशली हिली एरियाज़ में, वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो हम वहाँ पर एक्स्ट्रा फोकस करेंगे फैमिली प्लानिंग में, फैमिली प्लानिंग करने के लिए कि पॉपुलेशन अननेसेसरली बहुत ज़्यादा ना हो जाए। माइग्रेशन पे फोकस करेंगे कि माइग्रेशन ज़्यादा ना हो, है ना, यहाँ से लोग वहाँ ना जाएं, प्लेन एरिया से लोग हिली एरियाज़ में ना जाएं, ये फोकस किया जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी अगर हम इवेल्युएट कर लेते हैं तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, कोको प्लांट जो है केरला में 2000 में इस्टेब्लिश किया था, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड वाटर था वो बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हुआ, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया और 2004 में इसे बंद करना पड़ा। अगर पहले ही कैरिंग कैपेसिटी देख ली जाती तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, और इकोनॉमिक प्लानिंग जो है हम इससे कर सकते हैं, कहाँ कौन सी चीज़ इस्टेब्लिश करना है, कहाँ नहीं करना है, क्या स्थिति है वहाँ पर पानी की, कौन सी इंडस्ट्री लगाना है। सिमिलरली एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की बात करें तो आप मिलेट जो कि ड्राई एरियाज़ में लगा सकते हैं ना, जैसे एग्जांपल है मिलेट का, वो मराठवाड़ा एरिया में लगा दो। शुगर केन लगा सकते हैं क्या यहाँ पर, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो शुगर केन नहीं लगा सकते, लेकिन मिलेट्स लगा सकते हैं, और ड्राई लैंड एरिया में मिलेट्स को प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है। तो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट भी किया जा सकता है अगर हमें कैरिंग कैपेसिटी मिल जाए। उसके बाद हम अनएक्सप्लोर अंडर यूज़ एरिया फॉर फूड प्रोडक्शन, जो एरिया कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार अंडर यूज़ है उसमें हम फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एक मेंस का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको टेस्ट सीरीज़ में पूछा जा चुका है, और लगातार ये कैरिंग कैपेसिटी वर्ड यूज़ हो रहा है, यूपीएससी में आ सकता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए चैप्टर 17 में दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, आप उसको पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन हमेशा इकोसिस्टम वाली बुक से, एनसीईआरटी से आता है। 5 चैप्टर में से एक क्वेश्चन हर साल आता है, बहुत मतलब प्रिडिक्टेबल है। कुछ कुछ चीज़ें उसको आप कर लेंगे तो आपका एक एक क्वेश्चन फिक्स होते चलेगा। समझ में आया क्या। तो ये हमारा आर्टिकल था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स।
ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है। और वैसे तो हम ब्रिक्स के बारे में एक्सपांशन पे काफ़ी आर्टिकल कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और वो पॉइंट आप लोग कवर करेंगे। सारी चीज़ें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसमें ऐड करिएगा और नोट्स बनाइए, ज़रूरी है। बहुत छोटा सा वीडियो रहता है 30-40 मिनट का, थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे आपको याद रहेगा। वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते, ठीक है? तो थोड़ा लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी बाद में रिवाइज़ करने के लिए। शुरू करते हैं आर्टिकल। GS2 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इस बार आपको मेंस में दिख सकता है। ब्रिक्स बहुत आया है, ब्रिक्स या फिर SCO दोनों में से एक इम्पॉर्टेंट है, आने की चांसेस हैं। ग्रुपिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, बायलैटरल रिलेशन से कहीं ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से है ही। अगर प्री की बात करें तो ब्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ब्रिक जो है शुरू हुआ था 2000 में, कॉन्सेप्ट आया था। ये गोल्डमैन सैक बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक, उसने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था। जो G7 के बाहर बहुत तेज़ी से इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उसको का नाम क्या दिया गया था? ब्रिक। ब्रिक का फुल फॉर्म क्या था? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2006 में पहली बार जो है पॉलिटिकल इसको बनाने की बात की गई और एंगेजमेंट शुरू हुआ। 2009 में पहला सबमिट हुआ जिसमें हेड ऑफ़ द स्टेट मिले। 2010 में पहली बार एक्सपांशन हुआ और साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया। रिसेंटली 15th जोहानसबर्ग ब्रिक्स समिट में इसको फिर से एक्सपांशन किया और 6 नए मेंबर जोड़े गए। टोटल मेंबर हो गए हैं 11। 6 मेंबर कौन कौन से जोड़े गए हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जो मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, उसकी बात करते हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE ये मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया से आए हैं। इजिप्ट एंड इथोपिया अफ्रीका से जोड़े गए हैं और अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका से जोड़ा गया है। सबके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जोड़े गए हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। ब्रिक्स बेसिकली जब बनाया गया था तो क्या बना, किस लिए बनाया गया था? अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न डोमिनेंस, है ना? जो अल्टरनेटिव है वेस्टर्न डोमिनेंस वर्ल्ड का, उसके लिए बनाया गया था ब्रिक्स को। क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक अब नहीं रहा है। अगर आप UNSC की बात करें तो UNSC में सिर्फ एक एशिया की कंट्री है जो कि चाइना है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की कोई कंट्री नहीं है जो परमानेंट मेंबर में है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, अफ्रीका की कोई कंट्री नहीं है जो कि UNSC का पार्ट है परमानेंट मेंबर का। और इंडिया ऐसी कंट्री है जो UNSC में होना ही चाहिए क्योंकि इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है यूनाइटेड नेशन में और पीस कीपिंग में। पूरे दुनिया में शांति फैलाने में, शांति बनाने में इंडिया ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो इंडिया की बहुत बड़ी भागीदारी है, हिस्सेदारी है यूनाइटेड नेशन में और इसलिए उसको डिसीज़न मेकिंग में होना भी ज़रूरी है। UNSC बेसिकली डिसीज़न मेकिंग करते हैं। इनके पास 5 कंट्री है। कौन कौन सी कंट्री है? UK, फ्रांस, चाइना, US और रशिया। ये 5 कंट्रीज़ हैं और इंडिया क्या चाहता है इसमें अब 5 कंट्री से ज़्यादा होके ये थोड़ा डेमोक्रेटिक बने, पूरे वर्ल्ड को जो है रिप्रेजेंट करे UNSC। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। चाहे UNSC के बात कर ली जाए या यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, WTO की बात कर ली जाए, वर्ल्ड बैंक की बात कर ली जाए, IMF की बात कर ली जाए, सब में किसका डोमिनेंस है? यूनाइटेड स्टेट का डोमिनेंस है या फिर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनका डोमिनेंस है। तो इसमें रिफॉर्म करने के लिए जो मेन पर्पज़ था, रिफॉर्म करने के लिए भी जो है क्या बनाया गया था? ब्रिक्स। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए। और ब्रिक्स ने काफ़ी हद तक किया भी, जैसे कि NDB नेशनल डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड बैंक की जगह बनाया गया, जो लगभग अभी कितने प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा है? 96 प्रोजेक्ट, $33 बिलियन के। उसके बाद CRA बनाया गया, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि अगर आप BOP प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट टर्म की क्राइसिस होता है, तो IMF की जगह अब CRA के पास भी जाया जा सकता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ऐसे नहीं कि बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है। जैसे कि वेस्ट जो मीडिया है, वेस्ट कंट्री है, हमेशा बोलते रहते हैं कि ब्रिक्स कोई मतलब का नहीं है, वो सिर्फ टॉक शॉप है, कोई फ़ायदा नहीं है। उनके इंटरेस्ट कन्वर्जिंग इंटरेस्ट नहीं है। सारी कंट्री के बीच में बहुत सारे इंटरनल डिफरेंसेस हैं, जैसे इंडिया चाइना के बीच डिफरेंस है, चाइना रशिया के बीच डिफरेंस है और बाकी कंट्रीज़ के बीच में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं। साथ में कोई अलाइनमेंट नहीं है, एक कंट्री कम्युनिस्ट है, एक कंट्री डेमोक्रेटिक है, एक कैपिटलिस्ट है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये सब जो इंटरेस्ट हैं इंटरनल वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, इसलिए ब्रिक्स सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल पंडित जितने हैं उन्होंने यही कहा था। लेकिन ब्रिक्स जो है फ्लरिश भी हो रहा है और एक्सपांड भी हो रहा है। जो एक्चुअल में रियल पॉलिटिक रियलिटीज़ हैं उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी आर्टिकल में यही सारी बात की गई है। एक्सपांशन से रिलेटेड चीज़ें करते हैं।
जोहानसबर्ग, अगर आप बात करें कि जो यूनाइटेड स्टेट है उससे जितना भी अलायंस है, वेस्टर्न अलायंस, वो यूनाइटेड स्टेट लीड कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने अभी क्या कहा था कि जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कर रहा है, यस्टरडे वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो पुराना वर्ल्ड था, अब वर्ल्ड बदल चुका है, मल्टीलेटरल मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। अलग अलग पोल बन गए हैं, पहले सिर्फ 2 पोल हुआ करते थे, उसके बाद सिर्फ एक यूनिपोलर हो गया, वापस चाइना का राइज़ हुआ और अब बहुत सारे पोल हो गए हैं। ईयू एक पोल है, यूएस एक पोल है, इंडिया इंडिया इंडो पैसिफिक में एक पोल है, एक पावर है, चाइना का राइज़ है, रशिया है। अलग अलग पावर जो है पूरे अलग अलग रीजन में आ रही है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। और जो यूएन है वो अभी भी पुरानी यस्टरडे की जो वर्ल्ड है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, डेमोक्रेसी को अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, अनार्किक इंस्टीट्यूशन है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके ऊपर भी 75 ईयर्स हो गए हैं। पिछले साल जो है बहुत न्यूज़ में था, इस साल हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन की सफलताओं और विफलताओं पे सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शुरुआत में जो इंट्रोडक्शन है वो हो जाएगा। अब जोहानसबर्ग की बात करते हैं, तो जोहानसबर्ग ने कैटेगरिकली असर्ट किया है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी जितने भी लोग रहेंगे। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि सिक्योरिटी वाला जो मेन ऑप्टिक्स है वो इंक्लूड किया गया है सारी कंट्रीज़ के बीच में। मतलब सिक्योरिटी वाला ऑप्टिक्स को हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहेगी सारे मेंबर्स में, ताकि मोर रिप्रेजेंटेटिव फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर अचीव किया जा सके। जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर जो है अचीव किया जा सके, सिर्फ वेस्टर्न डोमिनेंस ना हो, कुछ कंट्री का डोमिनेंस ना हो, हर कंट्री की जो है रिस्पेक्ट की जाए, उनकी वॉइसेस को सुना जाए और उसकी रिस्पेक्ट की जाए। तो अब बात करेंगे कि इस जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बेसिकली क्या बेनिफिट था, ये जो ब्रिक्स एक्सपांशन हुआ उसका। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट था एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी। अगर इंडिया चाइना के रिस्पेक्ट में देखें तो G20 जो ब्रिक्स है, B11 मान लीजिए, अब ब्रिक्स 11 जितनी कंट्रीज़ हैं, अब हमारा जो आउटपुट है वो 42% आउटपुट ब्रिक्स में हो गया है। मतलब ब्रिक्स कंट्री का अगर सिर्फ देखें एनर्जी ऑयल प्रोडक्शन का, तो वो 42% आउटपुट हो गया है पूरे वर्ल्ड में। तो हम लोगों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी होगी, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज़ के लिए आसान से नेगोशिएशन करना आसान हो जाएगा। दूसरा बात करें तो मोर इक्विटेबल इन वेल्थ एंड जीडीपी। अगर आप देखें तो पॉपुलेशन 46% पॉपुलेशन है और जीडीपी 37% है। वहीं आप G7 की बात करें तो 30% जो है वेल्थ है पीपीपी के हिसाब से, और पॉपुलेशन केवल 10% है। तो काफ़ी इक्विटेबल इंस्टीट्यूशन है ये ब्रिक्स की, अगर हम बात करें इकोनॉमी के रूप में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इशू कंसेंसस डिक्लेरेशन इवन आफ्टर हैविंग इंटरनल डिवीजन एंड डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। आप रिसेंटली देखेंगे बहुत सारे जो ग्रुपिंग है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, और एक भी ग्रुपिंग में कंसेंसस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। लास्ट ईयर देखें तो G20 में भी कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं निकल पाया था। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रही थी उसके कारण रशिया G20 का पार्ट है, तो एक कंसेंसस एग्रीमेंट नहीं हो पाया सबके बीच में और डिक्लेरेशन बाहर नहीं निकला। लेकिन ब्रिक्स में इतने ज़्यादा डिवीज़न होने के बाद भी हमेशा जो है पिछले 15 समिट हो गए हैं, हर बार जो है हम लोग इशू करने में सफल रहे हैं डिक्लेरेशन को। और ये बहुत बड़ी बात है, ये शो कर रहा है कि सारे लोगों के बीच में कंसेंसस है। और जो अभी हमने एक्सपांशन किया है वो भी कंसेंसस के बेसिस पे किया है। जितनी भी कंट्री आई है सारी 5 कंट्री की सहमति थी। उसके बाद अगर चौथा देखें क्या फ़ायदा है जियो स्ट्रेटेजिक, तो फोकस ऑन डी डॉलराइजेशन यूज़ ऑफ लोकल करेंसी। लोकल करेंसी का यूज़ को बढ़ा रहे हैं और एक्सपांड करेंगे तो अब ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड होगा वो बिना डॉलर के होगा, और अगर डॉलर के बिना होगा तो डी डॉलराइजेशन पे फोकस हो रहा है, वेस्टर्न डोमिनेंस को कम किया जाएगा। तो पहले 5 कंट्री इंटरनल अपना लोकल करेंसी में ट्रेड कर रही थी, अब टोटल 11 कंट्रीज़ करेगी, और इसमें ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ भी होगी और इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। क्यों? क्योंकि इंडिया 80% अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और एनर्जी जो बिल है हमारा वो बहुत ज़्यादा आता है और सारा डॉलर पे डिपेंड होता है। तो इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है ब्रिक्स का एक्सपांशन। उसके साथ साथ कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिक्स के एक्सपांशन से फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान का जो छाबार पोर्ट है उसको रिवाइव किया जा सकता है, क्योंकि अब ब्रिक्स में आ गए हैं वो, तो बातचीत लगातार होती रहेगी। एक और ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया का ईरान और बाकी जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनसे जो है रिलेशन और बातचीत करने का एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट होंगे जो दोबारा रिवाइव हो जाएंगे, तो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा।
और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है, कन्वर्जेंस इन द सिचुएशन ऑफ मिडिल ईस्ट क्राइसिस। जितनी भी 11 कंट्रीज़ हैं सब कन्वर्जेंट हैं जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस के। ये जितना भी क्राइसिस है यमन में, सीरिया में, पैलेस्टीन में, सबका किस किस का बनाया है? यूके और यूएस का बनाया हुआ है। जितनी भी तेल वाली कंट्रीज़ हैं आज अनस्टेबल है, वो सब किसके कारण है? यूएस के कारण। यूएस ने इंटरवेंशन किया है और इंटरवेंशन करने के बाद वहाँ अनस्टेबिलिटी आ गई। इराक की बात कर ली जाए, इराक में जो है अननेसेसरली फोर्स भेज दी थी 2003 में, अभी तक के वहाँ सिविल वॉर चल रही है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। तो एक एंटी यूएस जो है बेसिकली क्या है, फीलिंग है इन ग्रुपिंग में, और सब लोगों का कन्वर्जेंस है जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है उसको लेके, कि मिडिल ईस्ट की सिचुएशन का कारण जो है वेस्ट है और उसको कैसे जो है ठीक किया जा सके। सब चाहते हैं कि वापस वहाँ नॉर्मलसी आए और ट्रेड और इकोनॉमी जो है वापस फ्लॉरिश हो सके। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंस है पूरी 11 कंट्रीज़ में। और एक लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ नॉन वेस्टर्न ब्लॉक। बेसिकली सारी कंट्रीज़ जो है नॉन वेस्टर्न ब्लॉक बनाने में इंटरेस्टेड है। चाइना हालांकि एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बनाना चाहती है, लेकिन इंडिया इसके अपोजिशन में है। इंडिया हमेशा बोल रहा है कि हम जो बना रहे हैं वो G7 के अगेंस्ट में नहीं है, वो किसी भी कंट्री जो वेस्ट ग्रुपिंग है उसके अगेंस्ट में नहीं है। किस लिए बना रहे हैं? एक नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है जिसमें G7 या यूएस वाले जो कंट्रीज़ हैं, यूएस अलाइज हैं, वो सब नहीं हैं, उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं। और बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ नॉन वेस्टर्न ब्लॉक हो रहा है। सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया में भी तेल है, लेकिन वहाँ पर अनस्टेबिलिटी इसलिए नहीं आई क्योंकि वो हमेशा प्रो यूएस रहे हैं। हमेशा उनकी फॉरेन पॉलिसी कौन डिसाइड करता रहा है? यूएस डिसाइड कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली देखा जाए तो सऊदी ने डाइवर्सिफिकेशन चालू कर दिया है डेवलपमेंट को लेके, और यूएई और सऊदी दोनों ही अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को शेप कर रहे हैं। क्या, जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें तो अभी रिसेंटली चाइना ने एक डील ब्रोकर की थी किस किस के बीच में? ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कट्टर विरोधी हैं, है ना। उस मिडिल ईस्ट रीजन में दोनों ही सबसे बड़ी पावर हैं और दोनों ही एंटी पावर हैं, है ना। एक शिया है और एक सुन्नी है, और बेसिकली इसी जो है इसी के कारण जो सेक्टेरियन डिवीज़न है इसी के कारण इन लोगों के बीच में बनती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा राइवलरी है इनमें। लेकिन अभी रिसेंटली जो रियल पॉलिटिक डेवलपमेंट हुए हैं उसके कारण चाइना ने ब्रोकर किया एक डील जो कि किस किस के बीच में है? ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। ऐसे ही बहुत सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व किए गए हैं। यूएई ने भी अपना डिस्प्यूट ईरान के साथ रिजॉल्व कर लिया है। इजराइल के साथ दोबारा संबंध बनना शुरू हो गए हैं जिसे अब्राहम अकॉर्ड कहा गया है। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या है अब्राहम अकॉर्ड। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब्राहम अकॉर्ड, तो रिसेंटली आप देख रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में है चेंजेस बहुत आ रहे हैं वहाँ की पॉलिटिक्स में, और जितने भी वहाँ कंट्रीज़ हैं वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू कर रही है, ना कि वेस्टर्न इंटरेस्ट को परस्यू किया जा रहा है। और यूएस का डोमिनेशन अब ख़त्म होते जा रहा है। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में। तो ब्रिक्स में जो एक्सपांशन किया गया है उसका एक कारण ये भी है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जो यूएस का डोमिनेशन है वो कम किया जा सके। समझ में आया क्या? तो ये जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जो एक्सपांशन करने के हैं, क्यों लिया गया 5-6 कंट्रियों को। इसके अलावा एक और जो है लैटिन अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना जो कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है इसलिए लिया गया क्योंकि डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देना था, सारे रीजन को कवर करना था। उसके अलावा आप बात करें तो एक और रीजन है इजिप्ट और इथोपिया की बात करें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली प्लेस हैं। एक तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में और एक रेड सी में। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और रेड सी जो है कहाँ पर है? रेड सी के थ्रू हम सुएज कैनाल के थ्रू हम कहाँ जाते हैं? मेडिटेरियन सी। तो इंडियन ओशन और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करने के लिए ये जो कंट्रीज़ हैं ये सब कहाँ पर हैं? एकदम चोक पॉइंट पे हैं, इसलिए इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें इंक्लूड किया गया है। ये इनका जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ये इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। ये हमारा बेसिकली ब्रिक्स आर्टिकल था। अब इसमें जो प्री के लिए आ सकता है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ का नाम बताओ। 4 कंट्रीज़ हैं, सोमालिया, यूथोपिया, इरिट्रिया एंड दीजोबूती। दीजोबूती में चाइना का एक नेवल बेस भी है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। सोमालिया, दीजोबूती, इथोपिया एंड इरिट्रिया, ये क्या हो गई? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 4 ही कंट्री है, निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पूछ सकते हैं। रेड सी कंट्री की बात करें तो डेजी इसका निमोनिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? दीजोबूती, इरिट्रिया, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, यमन, ये 6 कंट्री है। अगर आप इसका वो देखें निमोनिक्स तो डोंट ईट सो सून इजिप्ट यट। ठीक है, तो डोंट में से डी आ जाएगा डेजी का,
ई, ईट में ई आ जाएगा, सो में से एस आ जाएगा, सून में से एस आ जाएगा, इजिप्ट में से ई आ जाएगा, और वाई से यट, वाई से जो है यमन आ जाएगा। समझ में आया क्या, यट से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्री वाला एस्पेक्ट भी कवर हो जाएगा। ये आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद करने की कोशिश करिए। ये हमारे न्यूमेरिक्स हैं और ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, पहले भी आ चुके हैं और आगे भी चल के आ सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके GS2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस साल के लिए बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, 2024 के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ कॉन्क्रीट आया ही नहीं है। जब तक कॉन्क्रीट नहीं आएगा तब तक के, है ना, तब तक ये क्या इससे पूछा जाएगा। और जनरली बिल नहीं पूछे जाते हैं UPSC प्रीलिम्स में, मेंस में आ सकते हैं, लेकिन अभी तो ये बहुत ही क्रूड स्टेज में है। अभी सिलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, पूरा ड्राफ्ट जो है दिया जाएगा, पब्लिक कंसल्टेशन होगा, तब जो है डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में, तब फिर हमको पता चलेगा क्या क्या इश्यूज़ हैं क्या नहीं है, तब जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये आर्टिकल हम कवर कर लेते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इस स्टेज में, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ये करने की ज़रूरत है जो बिल पेश किया गया है ना। तो ये बेसिकली क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, अभी तो बिल पेश ही नहीं हुआ है, उसके पहले डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आर्टिकल को। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने 3 पैनल लॉज को बिल पेश किए हैं, IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और CRPC 1973। इन तीनों को रिप्लेस करने के लिए 3 बिल पेश किए हैं। IPC को रिप्लेस करने के लिए न्याय संहिता बिल लाया गया है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। समझ में आया क्या? शुरू करते हैं अब आर्टिकल कि जो 3 बेसिकली गवर्नमेंट ने 3 बिल पेश किए हैं, उसका एम क्या है, डीकोलोनाइज द इंडियन जस्टिस सिस्टम। डीकोलोनाइज द इंडियन जस्टिस सिस्टम का मतलब क्या है, जितने भी बनाए गए हैं वो ब्रिटिश लोगों ने बनाए हैं। IPC की बात करें 1860 में बनाए गए थे जो पेनल लॉज थे, इंडियन पेनल लॉज, और उसकी कोडिफाई किया गया था सारे क्रिमिनल्स लॉ को, ठीक है, जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं उसको कोडिफाई करके एक इंडियन पेनल कोड बनाया गया था। ये सब किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये तो कॉलोनियल माइंडसेट का हिस्सा है ये, और इसी को डीकोलोनाइज कर रहे हैं हमारे जो इंडियन जस्टिस सिस्टम है। इसमें बहुत सारे चेंजेस ज़रूर किए गए, लेकिन इसको हटाया नहीं गया। अलग अलग गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस ज़रूर किए, थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन इसे ख़त्म नहीं किया गया, रिप्लेस नहीं किया गया, और ये कंटिन्यूसली चल रहा था। तो ये हमारी बेसिकली कॉलोनियल लेगेसी है जो चली आ रही थी इंडियन जस्टिस सिस्टम में, जिसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट नए बिल लेके आ रही है। समझ में आया क्या? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं कि क्या है, लेकिन लॉ मेकिंग और रिफॉर्म लाना तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ इनिशिएटिव सफिशिएंट नहीं है। BB पांडे जी ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसके बाद शुरू करते हैं। 3 पॉइंट पे फोकस करने की ज़रूरत है, ये कह रहे हैं। पहला तो है द फर्स्ट इज़ दैट द लॉ मेकिंग एंड रिफॉर्म आर सीरियस इशू विच रिक्वायर डीप डेलिब्रेशन एंड एम्पेरिकल वैलिडेशन। तो पहली बात तो गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट में लेके जाए, सिलेक्ट कमेटी में भेजे, और फिर डीप डेलिब्रेशन हो, डिबेट हो, तभी ये पास होना चाहिए। बाकी जैसे गवर्नमेंट आजकल बिल पास कर देती है, बस लाती है और सीधे पास हो जाते हैं, इस तरीके से नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में बहुत फोकस किया जाता है, उसी तरीके से ये जो रिफॉर्म है बिल में, इसमें बहुत डेलिब्रेशन होनी चाहिए, बहुत डिबेट होनी चाहिए, बहुत डिस्कशन होना चाहिए, तभी इसे बिल को पास करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, वी मस्ट कीप इन माइंड द डाइवर्सिटी ऑफ कंसिडरेशन ऑफ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल लॉज एंड एंगेज विद द 2 सेट्स सेपरेटली। अगर आप बात करें कि जो डाइवर्सिटी है सब्सटेंसिव लॉज में और प्रोसीजरल लॉज में, दोनों में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए दोनों को अलग अलग डिस्कस करना है। सब्सटेंसिव लॉ की बात करें तो इसमें क्या है, सब्सटेंसिव लॉ में बेसिकली जो क्राइम डिफ़ाइन होता है और पनिशमेंट डिफ़ाइन होती है, ये सारी चीज़ें काय में आती है, सब्सटेंटिव लॉज में आती है। तो ये अलग डोमेन हो जाएगा, इसके लिए अलग डिस्कशन करिए। उसके बाद कह रहे हैं प्रोसीजरल जो एम है, प्रोसीजरल लॉज हैं, वो बेसिकली काय के लिए रहते हैं, जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको क्या दिया जाता है, सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है। वर्स्ट ऑफेंडर को सेफगार्ड प्रोवाइड किया जाता है। पूरी प्रोसीजर होती है कि कैसे एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे, किस तरीके से नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो CRPC से रिलेटेड है वो उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉज। तो दोनों को अलग अलग डिस्कशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल। हमारा थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं कि जो कॉलोनियल पेनल लॉ है वो इसे इसलिए रिप्लेस नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो
ख़राब है या फ्लॉड है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो इसलिए जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है क्योंकि इट लैक्ड द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वेरी पीपल फ्रॉम whom इट वाज मेंट। बेसिकली जो लोगों का पार्टिसिपेशन है, जो जिस पे गवर्न किया जा रहा है सरकार द्वारा, जिन पे ये रूल अप्लाई होंगे, उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है। ये सब बनाए गए थे 1860 में, 1872 में, और इस तरीके से 1970s में ये भी जो CRPC है ये भी पहले बनाया गया था, उसके बाद जो है रिप्लेस किया गया था। तो ये सारी जितने भी बनाए गए थे, इसमें जो भी आइडियाज़ हैं वो कॉलोनियल वैल्यूज़ हैं, फॉरेन आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये भारतीय नॉर्म्स, भारत की जो सोसाइटी है, अपनी सोसाइटी, उसके जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से नहीं है, हमारी सोसाइटी के जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से नहीं है, आइडियाज़ के हिसाब से नहीं है, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाले। और चूँकि सबसे बड़ा जो इशू है, जब भी आप कोई भी क्रिमिनल लॉ या किसी भी तरह का क्रिमिनलाइजेशन करते हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, लोगों की जो लिबर्टीज़ है उसमें इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं। मतलब आप लोगों की जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज़ अगर डिसाइड कर रहे हैं कि ये सही नहीं है समाज के हिसाब से, तो समाज जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है। जो समाज की जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, वो रिलेटिव हैं। एक समय में थे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वो आज नहीं होगी। तो आज के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं वो सारी चीज़ें, रियलिटीज़ जो है हमारे बिल में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और वो कैसे होगी, वो सोसाइटी के जो बिहेवियर होंगे, आज जो एक्सेप्टेंस होगा। जैसे कि अगर हम बात करें LGBT की बात करते हैं, तो आज डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है उसे, तो उन सब सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, अडल्ट्री की बात करते हैं, अडल्ट्री को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है 497 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया था। पहली बात तो ये न्यूट्रल नहीं था, महिलाएं अडल्ट्री करे तो उन्हें कोई सज़ा नहीं, लेकिन पुरुष करे तो उन्हें सज़ा, ये तो बिल्कुल भी गलत है। दूसरा, अडल्ट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बनाना, है ना, किसी और के साथ संबंध बनाना। आपका अगर पति है, उसके बावजूद भी आप बाहर अगर किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, तो उसमें जिसके साथ आप संबंध बना रहे हैं, जिसकी पत्नी के साथ जो संबंध बना रहा है पर्सन, थर्ड पर्सन जो पुरुष है, उनको सज़ा होने का प्रावधान था, है ना। पत्नी को कोई सज़ा होने का प्रावधान नहीं है, इसको हटा दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं तो वो सिविल मैटर है, और उसके लिए अगर ऐसा होता है तो डिवोर्स फाइल करिए आप, और वो 497 जो है IPC से हटा दिया गया, ठीक है। तो इन सब जो रियलिटीज़ हैं उसको क्या करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है हमारा जो नया बिल है उसमें, है ना। तो जो चेंज हुए सोसाइटी के परसेप्शन, उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। इसलिए हमको ये जो चेंज कर रहे हैं वो हमारे पार्टिसिपेशन की ज़रूरत बहुत है आज के समय में। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो फोर्थ पॉइंट है, IPC को भी जो है बहुत सारे नए नए जो है क्या हो रहे थे, जैसे IT आ गया, है ना, IT से साइबर क्राइम आ गया, तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो है चीज़ों को भी आप IPC में डाल देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये कम्बरसम और जटिल हो गया था, है ना, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था। तो अगर नए जो भी क्राइम आ रहे हैं या टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम है, उसके लिए स्पेशल लॉ अलग से लाना चाहिए, उसे IPC जो नए पैनल लॉज हैं, भारतीय न्याय संहिता है, उनसे बाहर रखने की ज़रूरत है, ऐसा मालीमठ कमेटी ने भी सजेस्ट किया था। समझ में आया क्या। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जो वुमेन से रिलेटेड चीज़ें हैं अभी भी, है ना, वुमेन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैरिटल रेप है, वो अभी भी इसमें इंक्लूड किया गया है ना, जो आज की रियलिटी के अगेंस्ट में है। आज महिलाओं के लिए अगर महिलाएं मना कर रही हैं, चाहे आप शादी के संबंध में हैं या फिर किसी और संबंध में हैं, और अगर महिला ने नो कह दिया है, कंसेंट नहीं दी है, तो आप उनके साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बना सकते, चाहे आप शादी में हैं या बाहर हैं। तो अभी भी इसमें बेसिकली क्या कहा गया है, जो एक्सेप्शन था कि अगर महिला और पुरुष के बीच में इंटरसेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है और महिला 18 साल से ऊपर की हैं, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या दिखाता है, कॉलोनियल टेंडेंसी को रिफ्लेक्ट करता है, जो कि सिर्फ लॉ लाने से तो चेंजेस नहीं, कि भारतीय कर दिया तो जैसे इंडिया का नाम भारत करने से मेंटलिटी चेंज नहीं हो जाएगी, है ना। उसको अगर आपको चेंज करना है तो उसके अंदर जो दी गई चीज़ें हैं उसको चेंज करना पड़ेगा। और बेसिकली ये कहाँ पर है, 87 में जो ड्राफ्ट कोड बनाया गया था उसमें लिखा गया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ इज़ नो केस ऑफ रेप। यही चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सिर्फ नाम बदल दे रहे हैं लेकिन कंटेंट अगर वही रख रहे हैं तो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों की बात की गई है इस आर्टिकल में। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।